आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है। और इसको लेकर इसकी घोषणा जो केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था, साथ में अर्जुन राम मेघवाल, साध्वी निरंजना ज्योति और धर्मेंद्र प्रधान, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम विधायकों की मौजूदगी में ये लिया गया है, यानी कि एक बार तमाम अटकलों को खारिज करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने फिर इन दोनों चेहरों पर ही विश्वास जताया है जिन्होंने इस बड़ी जीत को हासिल किया है, जिनके नेतृत्व में इस बड़ी जीत हासिल हुई है। और दोनों ही नेताओं को इसमें शामिल किया गया। और इसकी घोषणा के बाद तमाम विधायक यहाँ पे कई अटकलें चल रही थी, लेकिन उन तमाम अटकलों के बावजूद जो केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों पुराने चेहरों को मौका दिया है। अब बारी है कि आगे चल के जो मंत्रिमंडल में कौन सदस्य होंगे इसका फैसला अभी कोर कमेटी की बैठक में लिया जाना है। लेकिन इससे पहले आप देख सकते तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को और उप नेता और विजय सिन्हा को उप नेता के रूप में चयन किया गया है। लेकिन इससे पहले कई नाम यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन तमाम दलों को यहाँ पे विराम लगाया गया है। क्या बिहार में मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विधायक दल के नेता को चुन दिया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के तौर पे नेता और उप नेता का चुनाव किया है। और जाहिर तौर पे ये एक मैसेज है कंटिन्यूटी का। आपको बता दें, बीजेपी अमूमन जब भी इस तरह का मौका आता है तो अपने उप मुख्यमंत्री को बदल देती थी। 2005 से 2013 तक सुशील मोदी थे। उसके बाद जब सरकार बनाने का मौका मिला तो उस समय रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद फिर जब अगली बार का मौका आया तो उस वक्त बदलकर फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया गया। लेकिन इस बार बीजेपी ने उस ट्रेंड को तोड़ते हुए कंटिन्यूटी का मैसेज दिया है। लेकिन एक बात तय है कि सम्राट चौधरी को नेता विधानमंडल दल का चुना गया है। उसके पीछे मैसेज है कि बीजेपी भविष्य का नेता सम्राट चौधरी के अंदर देखती है। हालांकि ऊपर के स्तर पे कंटिन्यूटी है, लेकिन निचले स्तर पे यानी कि जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें आपको कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस और न्यू लीडर का कॉम्बिनेशन बीजेपी के कोटे से जो 15 मंत्री बनाए जाएंगे उसमें देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर बीजेपी का ये जो कैबिनेट होगा वो भविष्य की राजनीति के तौर पे राजनीति की नई पौध तैयार करने के दृष्टिकोण से तैयार किया जाएगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन 43 नेताओं के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया है जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि में हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सतह पर आने लगी है। पार्टी ने अपने वफादार 43 नेताओं को नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने नोटिस देने वाले नेताओं पर कई आरोप लगाते हुए 21 नवंबर तक जवाब देने की मोहलत दी है। पार्टी के इस फैसले ने प्रदेश कांग्रेस में असंतोष की आग को और भड़का दिया है। कांग्रेस ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अनुशासन समिति ने नेताओं को कारण पत्र शो कॉज नोटिस जारी किया है। चुनावी अवधि में इन व्यक्तियों द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दरअसल कांग्रेस में चुनाव के दौरान ही टिकट बंटवारे में मनमानी, नेतृत्व की बंद कमरे की रणनीति और स्थानीय नेताओं की अनदेखी को लेकर विरोध शुरू हो गया था। नाराज नेताओं ने न सिर्फ चुनावी संचालन पर सवाल उठाए, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की कार्यशैली को भी हार का प्रमुख कारण बताया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम, 3 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल पहुंची हुई है और शुक्रवार तक अपनी एक रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त तक देगी। आपको बता दें कि लगातार BLO को लेकर के या फिर SIR की पूरी प्रक्रिया को लेकर के लगातार वहां पे सवाल खड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहा है। कई बार ऐसी भी जानकारी आ रही है कि कई लोग नकली BLO बनकर वहां पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पूरे SIR का विरोध कर रही है और अभी भी कह रही है कि इसको राज्य में वो होने नहीं देंगी और ये सारी प्रक्रिया गड़बड़ है। तो जहां जहां से शिकायतें आ रही है, जहां जहां से दिक्कत आ रही है, उसी की समीक्षा करने के लिए एक चुनाव आयोग का विशेष दल पश्चिम बंगाल पहुंच गया है और तमाम चीजों की एक रिपोर्ट बनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपेगा। उसके बाद SIR जो पश्चिम बंगाल में की जा रही है उस पर कुछ और फैसले
हो सकते हैं अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट में चीजें पाई गई। आपको बता दें पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। साल 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने एक साथ मिलकर लड़े थे। शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना UBT इन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार के मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के वक्त महाविकास आघाड़ी यहाँ पर टूट चुकी है। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बेहद करीब जा चुके हैं और दोनों भाइयों में गठबंधन हो सकता है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को याद आई है अपने पुराने दोस्त की। वो पुराना दोस्त है एनसीपी शरद पवार गुट। आज कांग्रेस की मुंबई की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़, विधायक अमीन पटेल और असलम शेख ने शरद पवार से उनके बंगले पर जाकर मुलाकात की और उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का मुंबई में गठबंधन होना चाहिए। इस पर शरद पवार ने उनसे बातचीत की और कहा कि इस गठबंधन को लेकर वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य मुंबई के नेताओं से बात करेंगे और इसके बारे में उनको वो बाद में सूचित करेंगे। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में दरार बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू हसीम आजमी ने कहा है कि वो इस बार अपने दम पर मुंबई और महाराष्ट्र की दूसरी महानगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेंगे। अबू हसीम आजमी ने कहा कि 150 सीटों पर मुंबई में उनकी लड़ने की तैयारी है। वो हमेशा महाविकास आघाड़ी के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो। इसके बावजूद सीट बंटवारे के समय उनसे पूछा नहीं जाता है। अबू हसीम आजमी ने विधानसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया और कहा कि महाविकास आघाड़ी ने मेरे से बिना पूछे ही 2 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए तय कर दी और आखिरी समय में हमारी उपेक्षा की। यही कारण है कि इस बार हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों का अपमान करती आई है और उसके साथ जो पार्टियां जाएंगी तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब में फायरिंग की हिंद की चादर कहे जाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गुरुद्वारा छठे पातशाही से नगर कीर्तन जो है वो रवाना किया गया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है वो मौजूद रहे और यहाँ पर अरदास के बाद नगर कीर्तन की जो पालकी साहब है उसको रवाना किया गया। इसके बाद एक बड़ा जत्था जो है वो आज श्रीनगर से रवाना किया गया और ये नगर कीर्तन जो है ये पंजाब, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से होते हुए गुजरेगी। आपको बता दें कि 19 नवंबर से जो ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है और 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब जो है पहुंचेगा। रास्ते में जम्मू, पठानकोट, दसोया, होशियारपुर, महावलपुर और गढ़शंकर होते हुए ये जत्था जो है वो गुजरेगा और लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों से इस तरीके से नगर कीर्तन जो है वो पहुंच रहे हैं। पंजाब में जिन गुरुओं ने कुर्बानी दी उनको, उनकी शहादत को देश और दुनिया तक पहुंचाया जाए। श्रीनगर से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और छात्रों को धोखा देकर पैसे कमाने के मामले में ईडी ने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में मंगलवार को ईडी के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों सहित दिल्ली और फरीदाबाद के कुल 19 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। देर रात उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इसके साथ साथ 13 दिनों तक यानी कि 1 दिसंबर तक जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी की कस्टडी में कोर्ट ने भेज दिया है। ईडी का दावा है कि साल 2018 से लेकर अब तक अवैध रूप से चलाने वाली यूनिवर्सिटी में 415 करोड़ से अधिक की राशि आई। एजेंसी ने इस रकम को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना है। एजेंसी का कहना है कि जावेद के पास और भी दागी संपत्ति और रकम हो सकती है जिसका पता लगाया जाना बाकी है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली।